नमस्कार दोस्तों, ऑडियो कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी उस महिला की है जिसका जन्म इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुआ, बचपन आयरलैंड में बीता और उनकी कर्मभूमि भारत बनी। हम बात कर रहे हैं एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर सन 1847 ईस्वी को लंदन में हुआ। उनकी माता आयरलैंड की थी, पिता इंग्लैंड के रहने वाले थे। बचपन में बेसेंट को आयरिश भाषा और आयरिश रहन सहन बहुत प्रिय था। जब एनी बेसेंट 5 वर्ष की थीं, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट की माता को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे एक होटल चलाती थीं और उसी की आमदनी से अपनी पुत्री को हैरो शिक्षा प्रदान करती थीं। एनी बेसेंट स्वतंत्र विचार की थीं। अपने पादरी पति फ्रैंक बेसेंट के संपर्क में आते ही उनके मन में ईसाई धर्म के उपदेशों के विषय में शंकाएं उत्पन्न होने लगीं। दाम्पत्य जीवन अधिक सुखमय नहीं था, फिर भी बेसेंट अपने कर्तव्यों का पालन करती रहीं। उन्होंने एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। वे बड़ी रुचि और उत्साह से बच्चों के पालन पोषण में लग गईं। एक बार उनके दोनों बच्चे बीमार पड़ गए। वे दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। बच्चे तो किसी प्रकार स्वस्थ हो गए, पर उनका अपना स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनको जबरदस्त मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ा और वो उससे भी लड़ी और उनकी जीत हुई। सन 1875 ईस्वी को थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। एनी बेसेंट उसकी सदस्य बन गई और अध्यात्मवाद के विचार के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। इस सोसाइटी के 3 प्रमुख उद्देश्य थे, जिनके कारण एनी बेसेंट इस सोसाइटी में सम्मिलित हुई। पहला कारण जाति या धर्म भेदभाव के बिना विश्व बंधुत्व की स्थापना करना। दूसरा, आर्य साहित्य और दर्शन के अध्ययन को आगे बढ़ाना। तीसरा, प्रकृति के नियमों तथा मनुष्य में छिपी किंतु संभव भौतिक शक्तियों की खोजबीन करना। सन 1893 ईस्वी में शिकागो में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व किया। जब वे थियोसोफिकल सोसाइटी के भारतीय सदस्यों के संपर्क में आईं, तब उन्होंने उनसे वादा किया कि वे भारत अवश्य आएंगी। 46 वर्ष की उम्र में एनी बेसेंट भारत आईं और फिर भारत की बनकर रह गईं। उन्होंने भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अनुभव किया कि भारत के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में धार्मिक और नैतिक शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। वे भारत के विद्वानों, विचारकों, धर्मगुरुओं और समाज सुधारकों के संपर्क में आईं तथा उनके साथ विचार विमर्श किया। तमिलनाडु, वाराणसी, मुंबई, आगरा, लाहौर आदि स्थानों में जाकर उन्होंने भाषण दिया। शिक्षा के प्रचार प्रसार और शिक्षा प्रणाली में सुधार पर उनके भाषणों में विशेष बल था। उन्होंने पिछड़ी जाति के लिए स्कूल खुलवाने के प्रयत्न आरंभ किए और इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा के अभियान में जुट गईं। सन 1907 को एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता बन गई। अपने विचारों और सिद्धांतों के प्रयत्न के लिए उन्होंने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। एक था द कॉमनवेल और दूसरा था न्यूज इंडिया। इन समाचार पत्रों के माध्यम से उनके विचार जनता तक पहुंचने लगे। एनी बेसेंट प्रभावशाली वक्ता, श्रेष्ठ लेखिका एवं सफल प्रचारक थीं। उन्होंने धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति और शिक्षा पर अनेक ग्रंथों की रचना की। इन रचनाओं में उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के
प्राचीन गौरव का गुणगान किया तथा राष्ट्रवाद को भी धर्म के मार्ग में ले जाने की प्रेरणा दी। उन्होंने श्री भगवद गीता का अनुवाद किया और हंस ऑन द स्टडी ऑफ भगवद गीता नामक पुस्तक की रचना की। इस ग्रंथ से पता चलता है कि वे गीता के ज्ञान योग, धर्म योग, शक्ति योग और इंद्रिय निग्रह की साधना को स्वीकार करती हैं। एनी बेसेंट व्यक्ति की स्वतंत्रता की हिमायती थी। उनका कहना था कि व्यक्ति को अपने चिंतन के परिणामों को स्वतंत्रता से व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। सत्य का आचरण करके ही हम अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। वे भारत को समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखना चाहती थीं। उनके मन में भारत के प्रति गहरा लगाव था। अपनी एक कविता में वे भारत के संबंध में कहती हैं, हे पूर्ण राष्ट्र भारत, भविष्य के भारत, कितनी देर बाद तुम अपना पद प्राप्त करोगे, कितनी देर बाद तुम्हारे निवासी स्वतंत्र जीवन बिताएंगे, कब तुम्हारी आत्मा अनंत में समेटकर उसमें लीन हो जाएगी। एनी बेसेंट अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला थीं। उनके अंदर न्याय और सत्य के लिए संघर्ष करने वाली सशक्त आत्मा विद्वान थी। जिस समय भारत ने स्वराज्य के लिए संघर्ष आरंभ किया, उस समय अनेक ऐसी शक्तियां थीं जो भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहती थीं। एनी बेसेंट ने धर्म और अध्यात्म का मार्ग अपनाया, भारतीय राष्ट्रवाद की शक्ति बढ़ाई। उन्होंने स्वराज के आदर्श को भारत में लोकप्रिय बनाने का सराहनीय प्रयास किया। लोकहित को ही वह राज्य और राष्ट्र का लक्ष्य मानकर चलती थीं। वे सन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। उनके संबंध में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आज की पीढ़ी के लिए वह नाम मात्र हो सकती हैं, लेकिन मेरी और मेरे से पहले की पीढ़ी के लिए उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, जिसने हम लोगों को बहुत प्रभावित किया। इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान बहुत अधिक था। इसके अतिरिक्त वह उन लोगों में से थीं जिन्होंने हमारा ध्यान हमारी अपनी संस्कृति धरोहर की ओर आकर्षित किया। 20 सितंबर 1933 को चेन्नई में उनकी मृत्यु हो गई।